हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग यूरोडोब स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग वेव मोशन के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सब जो भी क्वेश्चन है सब बेस्ड है स्पीड किसी भी टाइट स्ट्रिंग में, मीन्स यदि स्ट्रिंग में टेंशन हो तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को वेरी हैप्पी होली, और आप लोग अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से होली मनाएं और किसी तरह का ना आप खुद हार्म हो ना किसी को हार्म करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 से लगभग क्वेश्चन नंबर 27 तक, ओके 28 तक आप कह सकते हैं, ये इन सब बातों पे क्वेश्चन बेस्ड है कि स्पीड ऑफ वेव स्ट्रिंग में कितना होता है जब उसमें टेंशन हो। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ वेव √T/μ के बराबर होता है, जहाँ पे T जो है टेंशन इन स्ट्रिंग है। क्या है ये? टेंशन इन स्ट्रिंग। एंड म्यू क्या है यहाँ पे? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है 14, 15, 16, 28 तक आप कह सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पावर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे v का वैल्यू √T/μ होता है। T टेंशन इन स्ट्रिंग है, जैसे दो वाल के बीच में स्ट्रिंग फिक्स है, इसके अंदर टेंशन T दिया हुआ है। ठीक है, और इसका स्ट्रिंग का मास m है, लेंथ l है, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? m/l। और स्ट्रिंग में जो स्पीड होगा वो हो जाएगा T का वैल्यू टेंशन बाई m/l। तो कुछ इस तरीके से T/μ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ वेव। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग हो गया, है ना। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन में 28 है तो वो पावर पे बेस्ड है, तो हम लोग आगे देखेंगे उसको। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 को यदि पढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 64 सेंटीमीटर वेट्स 5 ग्राम इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पासिंग ऑन इट। तो लेंथ कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर लेंथ दिया है। लेंथ 64 सेंटीमीटर दिया है, ओके। और टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है? 8 न्यूटन। टेंशन इन स्ट्रिंग है 8 न्यूटन, ओके। मास स्ट्रिंग का कितना है? 5 ग्राम, और मास दिया हुआ है 5 ग्राम। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से लीनियर मास डेंसिटी निकाल सकते हैं। मास बाय लेंथ होता है, तो ये ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में ही इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 × 10⁻³ हो गया, और यहाँ पे 64 × 10⁻⁻² हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 5 × 10⁻⁻1/64 आ गया। और यदि यहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहें स्पीड का वैल्यू, तो √T/μ होता है ना। √T/μ होता है, तो ये 8 हो जाएगा बाई 5 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर 64 चला जाएगा जब आप यहाँ पे टेंशन बाई म्यू करेंगे तो, है ना। तो ये टेंशन है और म्यू का वैल्यू क्या है? 5 × 10⁻⁻1/64, तो 64 ऊपर चला गया है। और यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ये आ जाएगा 16, ये 0.5 हो जाएगा ना। देखिए मैं इसको, यदि आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं आप, तो 8 × 64 आ गया, और ये हो गया 0.5। तो यहाँ पे ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 8, मीन्स 32 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड हो जाएगा वेव का। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात की जाए, द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसमें एक बात, क्वेश्चन नंबर 15 बताने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। जैसे कोई भी वेव जनरेट होता है, ठीक है, जैसे ये एक वेव पल्स है जो कि इस तरफ जा रहा है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जा रहा है,
ठीक है, ये फिर ऐसे जाएगा और इससे टकराएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस हो गया, और थर्ड केस में क्या होगा, जब ये टकरा के लौटेगा तो ये कुछ इस तरीके से टकरा के लौटता है। ठीक है, फेज में जो चेंज आता है डेल्टा फाई का जो वैल्यू होता है वो पाई के बराबर हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो गया और वेव जो है पलट के लौटता है। यदि यहाँ पे रिजिड सपोर्ट हो तो, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग यदि रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, एक फिक्स वाल से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में वेव उल्टा होके फिर लौटता है। ठीक है, और यदि यहाँ पे रिजिड सपोर्ट ना हो करके कोई ऐसा सपोर्ट होगा जैसे मूवेबल सपोर्ट होगा तो क्या होगा, तो मूवेबल सपोर्ट के केस में देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मूवेबल सपोर्ट है, इस केस में जैसे आपने एक वेव पल्स जनरेट किया ऐसे, तो ये फर्स्ट केस ये हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा, ये टकराने से जस्ट पहले मैं एक बना देता हूँ, ये स्मूथ रॉड है, ठीक है, जिसमें ये रिंग लगा हुआ है, ये स्मूथ रॉड है, ये स्मूथ रिंग है। तो कुछ क्या होगा कि जब ये ऐसे टकराएगा तो टकराने के बाद टकराते समय ये इसका यदि बनाया जाए डायग्राम तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा इस तरह का, ठीक है, ये नीचे आएगा। और फिर यदि फोर्थ डायग्राम बनाया जाए जब ये लौट रहा होगा, अभी भी ये जा ही रहा है, ठीक है, जब ये लौट रहा होगा तो फिर ऐसे ही होता है, ऐसे ही लौटता है ये इसी तरीके से लौटता है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकेंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया और ये फोर्थ केस हो गया। ठीक है ना, मतलब यदि रिजिड सपोर्ट हो तो उल्टा होकर लौटता है, जैसा ऐसा मैं इसमें मैंने देखा है, और यदि मूवेबल सपोर्ट हो, ठीक है, या रेडर मीडियम हो सामने वाला, तो फिर उसी तरीके से लौटता है। और इस केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 का होता है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ये बात आप जान लें। ठीक है, और इस केस में कितने का फेज डिफरेंस होता है, पाई का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन 15 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो कहा जा रहा है, द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लीनियर मास डेंसिटी दिया है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया है स्ट्रिंग का, लेंथ दिया है स्ट्रिंग का 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, एंड लीनियर मास डेंसिटी कितना दिया है, लीनियर मास डेंसिटी की बात यदि की जाए 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ठीक है, 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको यदि सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.4 × 10⁻³ बाई 10⁻², ये हो गया kg पर मीटर में। यदि आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4/100 के आसपास, ये kg पर मीटर में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपको ये लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पे मिल चुका है, और लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और यदि इसका स्पीड निकाला जाए तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग दिया हुआ है 16 न्यूटन। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लीनियर मास डेंसिटी 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, इज फिक्स्ड एट बोथ एंड एंड इट केप्ट अंडर अ टेंशन ऑफ 16 न्यूटन। ओके, A wave pulse is produced at t = 0 near one end as shown in the figure, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, shown in the figure, which travel toward the other end. When will the string have the shape shown in the figure again? फिर से इसी शेप में आ जाए, sketch the shape of the string at the time half of the found in part A. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। जब ये पल्स, ये मान लेते हैं कि यहीं पर बन रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कहीं पर भी बने फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बन रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये जब जाएगा तो सेकेंड पल्स ये ऐसे लौटेगा। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे पलट के लौटेगा, और थर्ड पल्स जो बनेगा वो फिर क्या बनेगा, ये थर्ड पल्स फिर जब यहाँ से लौटेगा तो ऐसे लौटेगा। मतलब ये वेव कितना गया है इधर, इस तरफ कितना गया है, ये 20 सेंटीमीटर गया। ठीक है, और फिर ये आया कितना, 20 सेंटीमीटर आया,
मतलब टोटल कितना चला ये 40 सेंटीमीटर चला है। कितना चला है ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से आप स्पीड पहले निकाल लो क्योंकि टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 16 न्यूटन। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव जो हो जाएगा 16 बाई म्यू, और म्यू का वैल्यू 4/100 दिया है, तो 4/100 कर दोगे आप यहाँ से, तो ये 4 से कट गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। तो इसको जाना है 20 सेंटीमीटर, आना है 20 सेंटीमीटर, तो टोटल ये चला कितना 20 सेंटीमीटर जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा, फिर ना पलटेगा, तो ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, तो टोटल 40 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस चला है। टोटल जो ये डिस्टेंस चला है ये 40 सेंटीमीटर के बराबर है, और स्पीड कितना है इसका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 40 सेंटीमीटर इसको चलने में कितना टाइम लगेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 40 इक्वल टू डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 20 इंटू 10⁻² कर देता हूँ मैं, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में इंटू टाइम, तो टाइम का वैल्यू हो गया ये 2 से कट गया, और ये 1/100 आ गया, 2/100 आ गया। ठीक है, तो ये 0.02 सेकेंड आएगा, ये 20 मिली सेकेंड भी इसको लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से बनेगा। 15 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 15 का एक पार्ट और है, स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट द टाइम हाफ ऑफ द फाउंड इन पार्ट। तो कैसा शेप होगा, ये वाला शेप होगा। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे है और t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पे कुछ ऐसा शेप बनेगा, है ना। तो ये वाला शेप बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो ये होगा, फर्स्ट पार्ट का वो होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है अभी, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, कि वेव लौटता है यदि इरेजर पार्ट से तो किस तरीके से लौटता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। देखिए इस पे भी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि a string of linear mass density 0.5 gram per centimeter and total length 30 centimeter is tied to a fixed wall at one end and to a frictionless ring at the other end। आप देख सकते हैं फिगर में, the ring can move on vertical rod, the wave pulse is produced on a string which move toward the ring at a speed 20 centimeter per second। The pulse is symmetric about its maximum which locate at a distance 20 centimeter from the end join the ring। Assuming that the wave is reflected from the end without loss of energy, find the time taken by the ring to regain its shape। फिर से इसी शेप में आने में कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन तो ये है। The shape of the string changes periodically with time, find this time period, what is the tension in the string। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का, और तीनों पार्ट को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, फिर से ये इसी शेप में कब आएगा। तो ये कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट में मैंने बताया था, जब वीडियो स्टार्ट हो रहा था तो उसमें बताया था कि इसमें वेव ऐसे ही पलट के लौटता है। ठीक है, तो ये जब 20 सेंटीमीटर जाएगा और इसी शेप में लौटेगा, ठीक है, इसी शेप में लौटेगा, तो 20 सेंटीमीटर जाए और 20 सेंटीमीटर यदि आ जाए तो यही शेप रहेगा इसका, क्योंकि वहाँ पे रिंग है। तो रिंग के कारण जो वेव रिफ्लेक्ट होता है वो बिना फेज चेंज किए रिफ्लेक्ट होता है। तो टोटल डिस्टेंस जो चला ये 20 सेंटीमीटर गया, 20 सेंटीमीटर आया, टोटल डिस्टेंस जो ये मूव किया 40 सेंटीमीटर, और वेव का जो स्पीड है ये क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम का वैल्यू हो जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये फिर से इसी शेप में आएगा, मतलब ये t इक्वल टू 0 पे है तो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फिर से इसी शेप में यहीं पे इसी पोजीशन पे वो रहेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में द शेप ऑफ स्ट्रिंग चेंज पीरियोडिकली विथ टाइम, फाइंड दिस टाइम पीरियड। तो देखिए
ये इस शेप में कितने देर रहेगा, इस शेप में 30 सेंटीमीटर जाएगा, 30 सेंटीमीटर रहेगा, फिर पलटी मारेगा, फिर जब पलटी मारेगा तो फिर से वो 30 सेंटीमीटर जाएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा, फिर से पलटी मारेगा। मतलब एक शेप से दूसरे शेप में चेंज होने में, ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा। तो 30 सेंटीमीटर इसको जाना है और 30 सेंटीमीटर इसको आना है। मतलब एक शेप में ये कितना देर रहा, जितना देर में वो 60 सेंटीमीटर चलेगा उतना ही देर रहेगा ना एक शेप में, फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उस शेप में कितने देर रहेगा, 30 सेंटीमीटर जाना, 30 सेंटीमीटर आना, 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब तक वो तय करेगा उतने देर रहेगा। मतलब एक शेप से दूसरे शेप में आने में, फिर दूसरे से पहले में आने में जो टोटल टाइम लगेगा वो 60 सेंटीमीटर चलने का ही लगेगा। मतलब ये शेप में 60 सेंटीमीटर गया, फिर 60 सेंटीमीटर आया, फिर से ये पलटी मारा, ठीक है। तो इससे ये शेप में था, फिर यहाँ पे जैसे ही टकराया ये इस शेप में चेंज हुआ, फिर इस शेप से इस शेप में रहा, फिर से इसी शेप में आया। तो टोटल कितना चला, 30 सेंटीमीटर चला, 30 सेंटीमीटर आया इधर, और टोटल डिस्टेंस मतलब 60 सेंटीमीटर चला है और फिर से इसी शेप में आ गया। समझ रहे हैं। तो जो डिस्टेंस वो चल रहा है 60 सेंटीमीटर चल रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू आप वेलोसिटी इनटू टाइम यदि कर दोगे तो टाइम से यहाँ पे डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से आपको टाइम पीरियड इसका मिल जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर, इसमें एक स्टूडेंट लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि उनको लगता है कि 60 सेंटीमीटर चला है, 60 सेंटीमीटर आया है, शेप सेकेंड शेप है, तो टोटल जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 120 सेंटीमीटर के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि एक शेप तुरंत चेंज किया, एक शेप जैसे ये वाला शेप चेंज किया, इस शेप में आया, और इस शेप में फिर कितना देर रहा, 60 सेंटीमीटर रहा, फिर से इसी शेप में आया। मतलब इस शेप से इस शेप में चेंज होकर कितने देर में फिर से इसी शेप में आया, बस 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करके। इसलिए इससे ये डिस्टेंस तय करने में जो टाइम लगेगा ना, यही इसका टाइम पीरियड होगा। समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर दीजिए, टाइम का वैल्यू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी है इसका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 3 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। तो 3 सेकेंड जो होगा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन यदि आपको निकालना है तो टी बाई म्यू से निकाल लीजिए, और वी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टी बाई म्यू, तो टी इक्वल टू हो जाएगा वी ए स्क्वायर इंटू म्यू। वी का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स 20/100 का स्क्वायर कर सकते हैं आप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। और म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी जो दिया हुआ है, डेट इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो 0.5 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻²। अब ये सारा का सारा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया है, इसी को कैलकुलेट करना है आपको, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 400 आ जाएगा, ये 10⁴ आ जाएगा, ये 5/10 आ जाएगा, और ये 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10⁻, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से टेंशन इन स्ट्रिंग जो होगा वो होगा, ये 100 हो गया, 10⁶ हो गया, ठीक है, 10⁻, तो 4 इंटू ये 20 आ गया, इंटू 10, यहाँ पे 10⁻, कितने के बराबर आ गया, 5 - 6, और ये आ गया -4। तो यही आ गया टेंशन न्यूटन में। 20 इंटू 10⁻, या 2 मिली न्यूटन आप कह सकते हो, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लोगे, लिख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग देख लेते हैं। 17 में देखिए, 2 वायर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी बट सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर सोल्डेड टुगेदर एट वन एंड एंड आर स्ट्रेच टू अ टेंशन T, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन फर्स्ट वायर इज डबल दैट इन द सेकेंड वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी इन द फर्स्ट वायर टू दैट ऑफ सेकेंड वायर। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो वेव है जो कि डिफरेंट डेंसिटी का है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। दो वायर, एक इस वायर ऐसा वायर मानते हैं, एक ऐसा वायर मानते हैं,
ठीक है, कुछ इस तरीके से फिक्स है। ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, दोनों में टेंशन सेम है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन फर्स्ट वायर डबल दैट ऑफ सेकेंड वायर। ठीक है, फर्स्ट वायर में जो वेलोसिटी है वो डबल है सेकेंड वायर में वेलोसिटी के, तो v1 इक्वल टू 2 इंटू v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट अंडर टी बाई म्यू वन डेट इज इक्वल टू 2 रूट अंडर टी बाई म्यू टू, तो ये हो गया 1 बाई म्यू वन इक्वल टू 4 स्क्वायर कर दिया मैंने, 1 बाई म्यू टू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से म्यू वन बाई म्यू टू का जो वैल्यू आएगा आप निकाल सकते हैं। म्यू वन बाई म्यू टू का जो वैल्यू आ गया 1 बाई 4 आ गया, 0.25 आ जाएगा, ये फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 जो है बन गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में 19 में चलते हैं और क्वेश्चन में 19 को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ ट्रैवलिंग वेव इज प्रोड्यूस ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग बाय वाइब्रेटिंग एन एंड अप एंड डाउन साइनोसॉइडली, मतलब एक एंड ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है साइनोसॉइडली। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिखा जा सकता है, मतलब एक पॉइंट सोर्स जो इसका होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 1 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट बिकम 200 टाइम्स पर सेकेंड, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 200 बार जीरो हो जाता है 1 सेकेंड में। ठीक है, और एक टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट को कितनी बार जीरो होना है, 2 बार। ठीक है, और 200 टाइम्स जीरो हो रहा है 1 सेकेंड में, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 100 हर्ट्ज। ठीक है, 2 बार जीरो होना है डिस्प्लेसमेंट एक टाइम पीरियड में, और ये 200 बार जीरो हो जा रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यही तो है फ्रीक्वेंसी। और कितना ऑसिलेशन हो रहा है, 100 ऑसिलेशन हो रहा है, क्योंकि 2 बार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, इसका 200 बार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 100 हर्ट्ज के बराबर होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग इज 0.1 kg पर मीटर, फाइंड द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड आपको पता है 90 न्यूटन, तो यहाँ पे स्पीड का वैल्यू हो जाएगा टी बाई म्यू, टी बाई लीनियर मास डेंसिटी रूट ओवर, तो यहाँ पे टी का वैल्यू दिया हुआ है 90 और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ से आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपने स्पीड का वैल्यू निकाल लिया। वेवलेंथ यदि निकालना है तो अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाला था 100 हर्ट्ज, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही तो स्पीड होता है ना। स्पीड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो यहाँ से आपको वेवलेंथ का वैल्यू पता चल जाएगा 30/100, इट मीन्स 0.3 मीटर, या इसको 30 सेंटीमीटर लिख दें आप, तो ये मिल गया आपको वेवलेंथ। इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में कहा जा रहा है, एज्यूम दैट द वेव मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एट t इक्वल टू 0 द इंड x इक्वल टू 0 एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। मतलब ये वेव कुछ इस तरह का है, x इक्वल टू 0 जो है वो एक्सट्रीम पोजिशन पे है, ठीक है। तो इसका यदि आप इक्वेशन ड्रॉ कीजिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि फेज इसका π/2 ऊपर है, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसको लिख सकते हैं आप k को लिख सकते हैं 2π/λ, 2π को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा x/λ माइनस t बाई, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा t बाई कैपिटल T लिख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी सीधा लिख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम ऐसा कुछ लिख दें। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितने के बराबर है, 100 के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का वैल्यू दे ही रखे 1 सेंटीमीटर, तो 1 cos 2π x/λ x/30 माइनस t इंटू 100 कर सकते हैं, या इसको 0.01 लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको y का वैल्यू पता चल गया। आप यहाँ पे 100t भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था,
और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता, दोनों ही करेक्ट होता। देखिए तो इसका ए और पी पार्ट हो गया है। सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एट t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। सबसे पहले आप इसका ना फेज निकाल लो, यही फेज है इसका, यही इसका फेज कहलाता है। तो फेज का वैल्यू कितना आ जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा 50 सेंटीमीटर और टाइम का वैल्यू होगा 10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो x का वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा 2 पाई 50/30 माइनस t बाई 0.01, तो ये दिया है टाइम दिया है 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड दिया है 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 0.01, कुछ ऐसा आ जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करें तो ये 2 पाई आ गया, ये 2 पाई आ गया, ये 5/3 आ गया, और ये तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया भाई, तो -1 आ गया। तो ये आ गया टोटल कितना 2 पाई इंटू 2/3, ये कुछ 4 पाई/3 आ गया है। फाई का वैल्यू आ गया आपका 4 पाई/3। अब फेज का पता है, जब फेज का पता है आपको तो बहुत आसानी से आप इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन dy/dt, ये v हो जाएगा, और a कॉस, तो ये आ जाएगा साइन में, ठीक है, माइनस a साइन a ओमेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस f इंटू 2 पाई, 2 पाई ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई f लिख देते हैं, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन x लैम्डा 2 पाई इंटू x बाई लैम्डा माइनस ft, ये ऐसे कुछ आ जाएगा सीधा। अब यहाँ पर यदि आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको आंसर का वैल्यू मिल जाएगा। इसका वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, 4 पाई/3 आ गया है। ये कितने के बराबर आ गया है 4 पाई/3। तो आप यदि इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, a इंटू 2 पाई f आ गया, और a का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 पाई 2 इंटू 3.14, f का वैल्यू है 100, और साइन 4 पाई/3। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 100 तो 10 टू द पावर -2 कट गया, 6.28 आ गया, और साइन, मतलब इसका वेलोसिटी का जो इक्वेशन है ये कितने के बराबर आ गया बताइए, ये आ गया 6.28, और इसको हम लोग लिख देते हैं साइन पाई प्लस पाई/3, कोई दिक्कत नहीं है। साइन माइनस में आ जाएगा -6.28, और साइन पाई/3 का वैल्यू, ये साइन पाई/3 आ गया, साइन पाई/3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 1.73, तो ये 5.2 के आसपास आएगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से मिल जाना है। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन यदि मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई x बाई लैम्डा माइनस क्या आ जाएगा ft, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये फिर से cos 4 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -a ओमेगा स्क्वायर cos 4 पाई/3, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। cos 4 पाई/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2 आएगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किलोमीटर में आना चाहिए, और ऐसा कुछ आना चाहिए a ओमेगा स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में 19 के बाद क्वेश्चन में 20 की बारी है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन में 20 में क्या कहा जा रहा है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड weighing 10 ग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग at one end and to a fixed wall at the other end.
एक तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है एक स्ट्रिंग से, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा है ना। और क्या कहा जा रहा है आगे, द स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के का वैल्यू दिया हुआ है 160 न्यूटन पर मीटर, और इसमें जो स्ट्रेच है वो 1 सेंटीमीटर का स्ट्रेच है। इसका मतलब इसमें जो टेंशन होगा वो के एक्स के बराबर होगा, 160 इंटू 1/100 हो जाएगा, 1.6 न्यूटन टेंशन का वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है। और इस स्ट्रिंग का इसमें कहा जा रहा है इफ़ अ वेव पल्स इज प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग नियर द वॉल हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द स्प्रिंग। अच्छा, और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है और वेट जो है 10 ग्राम है, मतलब मास जो है इसका 10 ग्राम है, 10 इंटू 10⁻³ बाई 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻², ये हो गया m/l, ये हो गया इसका लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करें तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका 1/40 kg पर मीटर, दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी, ये आ चुका है इसका लीनियर मास डेंसिटी। यदि आप कैलकुलेट करें इसको तो v का वैल्यू आ जाएगा √100t/μ, और t का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1.6/1/40, तो ये आ गया √164, जो कि आ गया 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड यदि आ चुका है तो इसको 40 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको जो टाइम लगेगा 8 इंटू t इक्वल टू 40 सेंटीमीटर 40/100, तो ये कट गया 5 से, और t का वैल्यू आ गया 0.05 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आपका बन चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, 2 blocks each having mass 3.2 kg are connected by a wire CD and the system is suspended near the ceiling by another wire AB, okay, 10 ग्राम पर मीटर है and that of CD is 8 ग्राम पर मीटर, मतलब AB का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो 10 ग्राम पर मीटर है और CD का जो है वो 8 ग्राम पर मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस इन AB एंड CD। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये तो इस पे जो टेंशन लगेगा ये 3.2 प्लस 3.2, इसका m टोटल 2m लग जाएगा। तो इसमें जो टेंशन हो जाएगा T1 जो हो जाएगा ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 64 न्यूटन के बराबर, ठीक है। और नीचे वाले में जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3.2 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 32 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्पीड का वैल्यू निकाल सकते हैं, v1 इक्वल टू हो जाएगा T1/μ1 और v2 का वैल्यू हो जाएगा √T2/μ2। आप ये पुट करके कैलकुलेट कर लेना और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में क्या कहा जा रहा है, 22 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 22 की यदि बात की जाए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। 22 की यदि बात की जाए तो कुछ इस तरीके से पुली कनेक्टेड है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ब्लॉक हैंग कर रहा है और इसका जो मास है वो 2 kg है। तो यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा, टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो जब आपको टेंशन का वैल्यू मिल चुका है और इसमें जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है 4.5 ग्राम, द स्ट्रिंग हैज मास 4.5 ग्राम, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस, ठीक है। तो 4.5 ग्राम है और टोटल लेंथ कितना हो गया 2.25 सेंटीमीटर, ओके। मास हो गया 4.5 ग्राम और लेंथ जो हो गया टोटल इसका 2.25 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे यदि आप लीनियर मास डेंसिटी निकालिएगा तो 4.5/2.25 हो जाएगा और ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर दें और मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 2 से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 0.2 kg पर मीटर आ जाएगा आपको लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे टेंशन 20 न्यूटन है, तो अब आप यहाँ से बहुत आसानी से v निकाल सकते हैं। v का वैल्यू हो जाएगा √T/μ और t का वैल्यू आ गया 20 और म्यू का वैल्यू आ गया 0.2, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया और वेलोसिटी इनटू टाइम
ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है फ्लोर पे फ्रॉम ट्रांसवर्स डिस्टेंस प्रोड्यूस एट द फ्लोर टू रीच द पुल्ली। तो 2 मीटर चलना है, 2 मीटर चलना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो 2 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप वेलोसिटी इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लो, 2 दिया हुआ है, तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा 2/10, 1/5 सेकेंड, ठीक है, 0.2 सेकेंड। ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 में।